नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमजीसीआई में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पीएटी के लिए चल रहा है और इसी कड़ी में हम 2023 के पेपर आपको सॉल्व ऑलरेडी करा चुके हैं। अब 2022 के पेपर में हम लोग आते हैं और ये जो 2022 का पेपर हमने लिया है ये 15/10/2022 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें मैं आपको AG2 सब्जेक्ट यहाँ लेकर आया हूँ। AG2 में हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन भी आता है और हॉर्टिकल्चर भी आता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस ईयर में आए थे। हम 3 लोग मिलकर आपको ये पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं और लाखन सिंह झाला सर आपको सॉल्व कराएंगे और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन भूपेंद्र यादव सर आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन की मेथड यहां पर बोल रहा है नहीं है। कौन सी विधि मृदा संरक्षण की नहीं है ये हमसे बोल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बोल रहा है कि इंटरक्रॉपिंग जो है हमने कहा ये तो होती है मेथड। मल्चिंग करना मतलब सॉइल की जो सरफेस होती है इसके ऊपर हम लोग आर्टिफिशियल आप लोग देखेंगे कवरिंग कर देते हैं, पलवार कर देते हैं, ये भी है। कंटूर बंडिंग हम लोग स्लोप वाले जो एरियाज होते हैं यहां पर करते हैं, इसको बोला जाएगा कंटूर बंडिंग, ये भी आएगा सॉइल कंजर्वेशन में। बट सॉइल वेदरिंग की यहां पर बात नहीं हो रही है। मृदा अपक्षय जो है ये नहीं है, इस कारण से यही आंसर आएगा। मृदा अपक्षय में तो और आप देखेंगे नुकसान होने वाला है और हम लोग बोल रहे हैं कि कंजर्वेशन यहां पर नहीं हो रहा है और नॉट पूछा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज, यहां पर हमारे से पूछा है क्ले मृदा के कणों का व्यास क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो उसने यहां पर कुछ सॉइल पार्टिकल्स दिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर्स सॉइल, या इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से कोर्स सैंड। फिर आता है फाइन सैंड के बाद हम लोग बात करते हैं सिल्ट, और सिल्ट के बाद हम लोग बात करते हैं क्ले। अब यहां पर अगर हम लोग इनका साइज देखें mm में तो कोर्स सैंड का है 2 से 0.2 mm, फाइन सैंड का 0.2 से 0.02 mm, सिल्ट का 0.02 से 0.002 mm, और हमने कहा क्ले का क्या होगा, तो क्ले का हो जाएगा लेस देन 0.002 mm, ये हो जाएगा। तो हमसे यहां पर पूछा है कि भाई क्ले या मृत्तिका के कणों का आकार कितना होता, तो लेस देन 0.002 mm, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल जो होती है मतलब प्रभावी वर्षा को कौन प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब प्रभावी वर्षा क्या होती है, तो वर्षा का वह भाग जो पौधों के लिए उपलब्ध हो, वर्षा का वह भाग जो पौधों के लिए उपलब्ध हो, अवेलेबल फॉर प्लांट यूज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो मृदा उर्वरता जो है, या ऐसा बोले कि सॉइल फर्टिलिटी का, अरे इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि मृदा की विशेषता ये इस पे निर्भर करता है। मृदा में जल संरक्षण क्रियाएं आपने क्या की है, इस पे भी ये डिपेंड करता है, जबकि उर्वरता पर डिपेंड नहीं करता। और मृदा के धरातल इस पर भी डिपेंड करता है, वही प्लेन है, स्लोप है, इन सब बातों पर प्रभावी वर्षा जो है ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी। किस पे नहीं करेगी, तो सॉइल फर्टिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, मोस्ट हार्मफुल वीड ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड का हमने कहा सबसे हार्मफुल वीड यहां पर हमारे से बोल रहा है, ये कौन सा है। तो इसने लिखा है हिरनखुरी, कृष्ण नील, वाइल्ड ओट, इसके बाद लिखा है जावा ग्रास। तो आप हिरनखुरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड
वाइन वीट, और ये क्रसनिल क्या है, तो ये है रेड चीक वीट। तो ये तो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। हाँ, यहाँ जावा ग्रास जो है या मोथा जो है, इसको सबसे हानिकारक खरपतवार हम लोग बोलेंगे। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन आप समझ लो। जैसे हम लोग देखेंगे सॉइल है, सॉइल में हमने देखा कि ये ऊपर मोथा लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि सॉइल के अंदर इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाती हैं, और आप देखोगे कि उसमें इस तरह की आपको यहाँ पर नजर आएंगे नट्स। ऐसे नट्स जो हैं यहाँ पर नजर आते हैं, इसलिए इसको नट ग्रास भी बोला जाता है, नट ग्रास बोलते हैं। और इसकी रूट्स जो हैं ये 5 to 7 फीट हमने कहा क्या होती है, तो डीप होती है। हेलो, और साथ में एक बात हमारे को ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इरेडिकेशन वेरी टफ। ये जो वीड है इनका इरेडिकेशन कंट्रोल करना, इन्हें पूरी तरह से समाप्त करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने इसको बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक विश्व का खरपतवार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन टेक्निक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो। मतलब हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन तकनीक सुरक्षा उपकरण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त नहीं होते। इसमें क्या होता है भाई कि हम 400 लीटर प्रति हेक्टेयर की यहाँ पर बात करते हैं, इससे ज़्यादा वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं हाई वॉल्यूम, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई वॉल्यूम, यहाँ पर जो टेक्निक है इसका यूज़ होता है इतने बड़े एरिया के लिए। और ये किस किस में यूज़ होती है, तो हर्बिसाइड के लिए होती है, फंजीसाइड के लिए होती है, इंसेक्टिसाइड के लिए होती है, बट यहाँ पर पेस्टिसाइड बोल रहा है। तो वैसे तो पेस्टिसाइड में ये सारे केमिकल आ जाते हैं, ये सब केमिकल आ जाएंगे, एंड हम लोग बोलेंगे कि ये सारे केमिकल तो आएंगे ही आएंगे, एंड अदर केमिकल्स जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं, और सब के लिए हम हाई वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड। समझ गए, ये कीटनाशक दवाइयाँ जो हैं ये सब इसके अंदर आते हैं, लेकिन कीटनाशक दवाइयों के अंदर हम लोग बात करें तो कुछ और दवाइयाँ आती हैं। पीड़कनाशक वैसे इसके लिए वर्ड यूज करना चाहिए, कीटनाशक प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये होना चाहिए पीड़कनाशी दवाइयाँ। और पीड़कनाशी में इनके अलावा और भी दवाइयाँ आती हैं, और भी ड्रग्स आती हैं, इस कारण से इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेस्टिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। वीड्स कॉम्पीट विथ क्रॉप, खरपतवार फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, किसके लिए करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए बिल्कुल करते हैं, वाटर के लिए बिल्कुल, लाइट के लिए बिल्कुल करेंगे, पोषक तत्व पानी प्रकाश सभी के लिए करते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑल ए बी एंड सी, सभी के लिए, इन तीनों के लिए ही हमने कहा कि ये कंपटीशन करने वाले हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्थान भी आ जाएगा, गैस की अगर बात करें तो ये भी आ जाएगा, इन सब चीजों के लिए ये कंपटीशन करते हैं क्रॉप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कम्स अंडर, हम लोग बोल रहे हैं कि उपचार से बेहतर सुरक्षा है, किसके अंतर्गत आता है। देखो भाई क्या होता है कि कोई भी डिजीज है, जैसे अभी कोविड गया तो क्या बोला भाई, इम्यूनिटी को अच्छा रखो, मास्क लगाओ, हैंड आपको बार बार हैंड वॉश करना है ताकि बीमारी आए नहीं। हम आने से पहले इसको रोक सकते हैं, आने के बाद उपचार करना बड़ा कठिन होता है, तो हम लोग देखते हैं प्रिवेंटिव मेटर होता है। प्रिवेंशन क्या है, तो ये प्रिवेंटिव मेटर होता है, तो आंसर तो यहीं पे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है कि उपचार से बचाव बेहतर है ना, तो ये सुरक्षा या बचाव के उपचार है। हाँ, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने की बात है, ये आने के बाद होगा। उन्मूलन मतलब पूरी तरह से हटाना, ये भी वीड हमारे फील्ड में आ गए उसके बाद होता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल ये भी क्या है कि जब वीड हमारे फील्ड में आ गए तब हम लोग ये कर पाते हैं, लेकिन हम प्रिवेंशन बोल रहे हैं मतलब आने से रोकना है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सोइंग ऑफ प्योर सीड, हमारे को प्योर सीड की यहाँ पर क्या करनी चाहिए, सोइंग करना चाहिए। हमें सोइंग करते समय ध्यान रखना है
कि ये जो सीड है उसके अंदर वीट के सीड नहीं होना चाहिए। इस तरह के उपाय जो होते हैं इनको प्रिवेंटिव मेजर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द वर्ड सॉइल इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। सॉइल कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया है, किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो आप सब जानते हैं लैटिन लैंग्वेज का, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया है। सॉइल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम, सोलम से लिया है। और सोलम का मीनिंग क्या होता है? तो फ्लोर, फ्लोर मतलब ऊपरी सतह है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम मृदा बोलते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि मिनरल्स होते हैं, लिविंग फॉर्म्स होते हैं और प्लांट के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। ऐसी जो अपर लेयर होती है हमने का अर्थ की उसको सॉइल बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं 23 ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स विथ द राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज। फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, इसे कहा जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग। यहां पर आप लोग देखेंगे तो मिश्रित खेती यहां पर आएगा। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ कोई एग्री रिलेटेड एंटरप्राइज करते हैं। और सबसे अच्छा एग्री रिलेटेड एंटरप्राइज जो है वो कौन सा है? तो वो होता है एनिमल हस्बेंड्री। बट ये जो हमने एंटरप्राइज किया है, एनिमल हस्बेंड्री किया है, इससे हमको मिलनी चाहिए क्या? इनकम। और इनकम कितनी होनी चाहिए? तो इनकम होनी चाहिए बिटवीन 10 to 49%। इतनी इनकम होगी तो हम इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग में तो क्या होता है भाई, आप जानते हो मिक्स्ड क्रॉपिंग में यहां पर क्या होता है, हम बोल सकते हैं 2 or more crops in same time in सेम फील्ड। सेम फील्ड में सेम टाइम में 2 और मोर क्रॉप लेते हैं तो इसको मिश्रित सस्यन कहा जाता है। बाकी क्रॉपिंग सिस्टम और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ फसल प्रणाली इसको बोला है, क्रॉपिंग पैटर्न इसको सस्य क्रम बोला है। दोनों एक ही दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं 24 द वाइल्ड टोबैको यूज्ड फ्रॉम विच प्लांट फैमिली। हम बोल रहे हैं जंगली तंबाकू खरपतवार किस पादप परिवार का है? तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि जो कल्टीवेटेड क्रॉप होती है और उसकी अगर वाइल्ड स्पीसीज है तो वो भी उसी फैमिली में आती है। तो आप जानते ही हो कि टोबैको जो है सोलेनेसी फैमिली में आता है, इसलिए वाइल्ड टोबैको जो है इसकी फैमिली भी क्या हो जाएगी? तो इसकी फैमिली भी हो जाएगी सोलेनेसी। जबकि लिलिएसी फैमिली की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या आता है भाई? तो वाइल्ड ओनियन, वैसे आजकल एमार्डलिडिएसी फैमिली आती है इसकी। कंपोजिटी में अगर हम लोग बात करें तो गोट वीट जो होता है ये आ जाएगा। यूफोरबिएसी की बात करें तो यूफोरबिया हिर्टा जो है जिसको हम कहते हैं बड़ी दूधी, ये आ जाएगा। गोट वीट को चीक वीट भी बोला जाता है, ये आ जाएगा। और वाइल्ड ओनियन मतलब जंगली प्याज या प्याजी जिसको बोला जाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वाइल्ड टोबैको किस फैमिली में आएगा? सोलेनेसी। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज। अरेंजमेंट, देखो क्लास में हमेशा बात करता हूं कि कुछ कीवर्ड होते हैं। व्यवस्था को, जमावट या सजावट को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सॉइल स्ट्रक्चर। इसे कहा जाएगा मृदा की संरचना। मृदा कणों की व्यवस्था को या इसको बोला जाता है जमावट, या जो सजावट होती है इसको क्या बोला जाएगा? जमावट या सजावट को, तो इसे बोलेंगे मृदा संरचना। जबकि मृदा गठन क्या होता है? तो मृदा गठन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज होता है उसे कहा जाता है मृदा गठन या विन्यास।
इसे सॉइल टेक्सचर बोला जाएगा। टेम्परेचर आप समझते हो, डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी क्या होती है, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर सीसी, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस वाटर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज, भूमि से अतिरिक्त सतही जल को हटाना क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग बोलेंगे जल निकास या इसको बोला जाता है ड्रेनेज। इरिगेशन में क्या होता है, तो इरिगेशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्ड वाटर, रिक्वायर्ड वाटर को जब हम आर्टिफिशियली अप्लाई करते हैं तो इसको बोला जाएगा। लीचिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहां रन न्यूट्रिएंट इन लोअर लेयर्स विथ वाटर, पानी के साथ पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट का नीचे जाना, इसे क्या बोला जाता है, तो लीचिंग बोलेंगे। पर्कोलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल में पानी का नीचे की तरफ बहकर जाना, ये क्या होता है, अंतःस्त्रवण होता है। निक्षालन का मतलब क्या होता है कि पानी है, इसके साथ पोषक तत्व हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको लीचिंग बोलेंगे। सिंचाई आप जानते ही हो, जल निकास की परिभाषा अभी हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एनिमीज ऑफ वीट, नेचुरल एनिमीज हमको देखना है और यहां पर बात हो रही है नहीं, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं एलाक्लोर, ये नेचुरल एनिमी नहीं है। आप जानते हो एलाक्लोर क्या होता है, तो एलाक्लोर जो है ये हर्बिसाइड है और ये एक तरह का क्या है, केमिकल है, तो इसको हम नेचुरल एनिमी नहीं बोलेंगे। आंसर तो सीधा यही आ गया। हाँ, इंसेक्ट है, स्नेल है, फंजाई है, हाँ ये सब नेचुरल एनिमीज होती हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एजेंट। बायो एजेंट हम लोग इनको बोलते हैं, कीट है, घोंगे हैं, कवक है और इनको जैविक कारक कहा जाता है। बाकी अगर हम लोग देखें एलाक्लोर क्या है, तो एलाक्लोर यहाँ पर है शाकनाशी और ये आप देखोगे जैविक या प्राकृतिक शत्रु नहीं है, ये क्या चीज है, तो ये रसायन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। व्हाट आर द वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ वीड, वीड डिस्पर्सल की बात चल रही है, मतलब खरपतवारों के प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात चल रही है खरपतवारों के बीजों की, तो हम लोग देखते हैं वायु द्वारा, बिल्कुल सही है, वायु द्वारा आप देखोगे कि उड़ के चले जाते हैं। कई बार आप देखोगे वीड्स ऐसे होते हैं, ये इनके सीड हो गए, इसके ऊपर इस तरह के विंग्स जैसे होते हैं, ये हवा के साथ इसको उड़ा के ले जाएंगे। जानवरों द्वारा, बिल्कुल है ना, एनिमल के द्वारा तो जाते ही एक जगह से दूसरी जगह। बाय फार्म इम्प्लीमेंट्स, फार्म औजारों द्वारा, जैसे हमने देखा कि कल्टीवेटर है, हम एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले जा रहे हैं, इसके आसपास आप देखोगे कि कई बार यहाँ सॉइल लगी होती है, इस सॉइल के अंदर जो वीड है उसके सीड हो सकते हैं, तो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ए बी एंड सी, तीनों से आप देखोगे कि खरपतवारों के बीज हमारे खेत तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू, सेरीकल्चर आप जानते ही हो कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है भाई, तो सिल्क प्रोडक्शन जो है उससे रिलेटेड है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन जो है उससे संबंधित है, रेशम का उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। बाकी जूट दलहन की अगर बात करें, मछली उत्पादन क्या होता है भैया, तो ये कहलाएगा पीसीकल्चर, इसको पीसीकल्चर कहा जाता है,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिश का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो आ गया पीसी कल्चर। पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है पीसी कल्चर? तो अभी हमारी बात हुई फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। और लेक कल्चर किससे है भाई? लेक कल्चर जो है लाख उत्पादन से है, लिखा ही है, ये मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, कपास, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फिश प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर लिफ्टिंग, पानी उठाने की पारंपरिक विधि नहीं है। तो आप देखोगे कि वाटर पंप जो है ये पारंपरिक विधि नहीं है, ये कैसी है भाई? तो ये मॉडर्न टेक्निक है, ये आधुनिक जो है हम लोग बोलेंगे तरीका है। बाकी अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, तो ये पारंपरिक तरीके माने जाते हैं। जैसे ढेकली में क्या होता है, इस तरह से हमने देखा, ये कुआं है, इसकी मेड़ है, इसके ऊपर इस तरह की एक लंबी सी लकड़ी लेते हैं, इसमें इस तरह से बाल्टी को बांध दिया जाता है, यहाँ पर भारी वजन रख दिया। अब एक जो व्यक्ति होता है वो कुएं की इस मेड़ पर इस तरह से खड़ा रहेगा, ये बाल्टी को पानी के अंदर डालेगा, बाल्टी भर जाएगी, छोड़ देगा, इस वजन के कारण बाल्टी ऊपर आ जाएगी। ये क्या है? तो ये है ढेकली। फिर हम लोग बात करते हैं रहट में क्या होता है। तो रहट के अंदर हम लोग देखते हैं कि जैसे जल का स्रोत है, यहाँ पर एक पहिया ऐसा लगा होता है, इसका चेन से सिस्टम यहाँ पर कहीं और किया होता है। फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसके अंदर बेलों को जोत दिया जाता है, बेल जब चलते हैं घूमते हैं तो ये पहिया घूमता है, इस पहिए के अंदर इस तरह से बाल्टियाँ लगी होती हैं, नीचे से उल्टी रहेंगी, ऊपर जाकर सीधी हो जाएंगी। जैसे जैसे यहाँ पर आपने देखा बेल चलेंगे घूमेंगे, ये चक्र घूमेगा, यहाँ से बाल्टी भरेगी, यहाँ खाली होती जाएगी। मोट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए मोट का इस्तेमाल होता है, इस तरह से बेलों से चलने वाला ये भी एक इम्प्लीमेंट है, ये बड़ा सा एक थैला जैसा होता है, इसमें पानी भरा होता है, यहाँ बेलों को जोत दिया जाता है, ये है। तो ये सारे तरीके ट्रेडिशनल है, लेकिन वाटर पंप जो है ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ आप लोग देखोगे वाटर लिफ्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 54, इन केस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन द वाटर इज लिफ्टेड बाय द हेल्प ऑफ, लिफ्ट सिंचाई में किसकी मदद से पानी को उठाया जाता है? तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कौन कौन की मदद लगती है, तो एनिमल की लगती है, पशुओं की मदद लगती है, अभी मैंने बताया, मानव की तो लगना ही है, पशु रहेंगे तो भी मानव लगेंगे, और मैकेनिकल पावर यांत्रिक में हमने कहा जैसे वाटर पंप है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ये तीनों जो है तरीके यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं फॉर वाटर लिफ्टिंग, पानी उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एग्रोनॉमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज, खरपतवार नियंत्रण की सस्य वैज्ञानिक विधि क्या है? तो सस्य वैज्ञानिक विधि में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमारे को करना है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं फसल चक्र, बिल्कुल सही है, फसल चक्र अपनाया जाता है। यूज ऑफ मैन्योर, खाद का प्रयोग, हाँ बिल्कुल सही है। इसके लिए यहाँ पर बोलना चाहिए अच्छी सड़ी हुई खाद। अगर खाद कच्ची रहेगी तो अनेक प्रकार के खरपतवारों के बीज आपके खेत में जा सकते हैं, इसलिए खाद अच्छी सड़ी हुई होना चाहिए। चेंजिंग इन सीड रेट, बीज दर में बदलाव करके भी ये कार्य किया जाता है। आंसर आएगा ऑल ए, बी एंड सी, ऑल ए, बी एंड सी। ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, विच इज नॉट ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड। नॉट, हमेशा ये नॉट वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो नहीं बोल रहा है क्या, नॉट बोल रहा है क्या, ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान से समझना है कि खरपतवारों के लाभकारी प्रभाव हम लोग बोल रहे हैं नहीं है, तो हम लोग बोल रहे हैं इंपायर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, फसल उत्पाद की गुणवत्ता को खराब करना, बिल्कुल ये लाभदायक प्रभाव नहीं है। ये कैसा प्रभाव है भाई? हानिकारक है। तो जो हानिकारक होगा वो प्रभाव कैसा होगा? तो वो लाभदायक नहीं होगा, हार्मफुल है, ये बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं, जैसे आपको मालूम ही होगा कि नोबल केन डेवलपमेंट जो हुआ है, इसमें हमने क्या किया था भाई, कांस को
सेकेरम ऑफिसिनेरम के साथ हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया था। कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन बिल्कुल करेक्ट है। स्लोप के अगर ऊपर हमने ग्रास लगा दिया है, जैसे बरमूडा ग्रास लगा दिया, दूब घास लगा दिया, तो ये इरोजन को कंट्रोल करेगा। यूज एज अ मल्च, पलवार के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब हैं, इसलिए यह आंसर नहीं आएगा। ये नहीं है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ये। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमसे बोल रहा है। फिर ध्यान रखना, ड्रिप सिंचाई के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि यह पानी की बर्बादी को बचाता है, ये तो है। मिट्टी के कटाव को रोकता है, ये भी सही है। उच्च दक्षता के साथ उर्वरकों का उपयोग भी कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन भी कर सकता है। इसके लिए बहुत कम स्थापना की आवश्यकता होती है, ये गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ रिक्वायर्ड वेरी लेस इंस्टॉलेशन, अरे लेस नहीं, यहाँ पर आप देखोगे मोर इंस्टॉलेशन होता है अदर मेथड की तुलना में, इसलिए हमने कहा कि आंसर यही हो जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की यहाँ पर हमसे बोल रहा ब्रांच कौन सी नहीं है, कृषि की शाखाएं कौन सी नहीं है। तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये तो शाखा है, एनिमल हस्बेंड्री ये भी है, हॉर्टिकल्चर ये भी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, इसलिए आंसर हमारा यही आ जाएगा। कृषि क्रियाएं ये शाखा नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है जो की जाती है एग्रोनॉमी के अंदर। एग्रीकल्चर की ब्रांच एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी के अंदर ये प्रैक्टिस आती है, ये उसकी ब्रांच का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच इज नॉट ए मैकेनिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की मैकेनिकल मेथड नॉट, फिर नॉट, कौन सी यांत्रिक विधि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं क्रॉप रोटेशन, ये कौन सी मेथड है, ये कल्चरल है, कल्चरल मेथड है। अब कल्चरल है इसलिए ये मैकेनिकल नहीं होगी, तो आंसर तो ये हो गया। फसल चक्र ये नहीं है, बाकी तीनों जो है ये कैसी मेथड है, तो ये तीनों जो है इनको हम लोग बोलेंगे कि ये मैकेनिकल मेथड होती है, यांत्रिक विधि होती है। जैसे होइंग, हो चला देते हैं। मूविंग की हम लोग बात करते हैं, मूविंग मतलब काटना होता है। फ्लडिंग मतलब पानी भर देते हैं ताकि खरपतवार जो है वहीं नष्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। एनी प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस टर्म एज अ वीड गिवन बाय। अब यहां देखो कैंसल्ड लिखा हुआ है। खरपतवार वह पौधा है जो उचित जगह में ना उगता हो। देखो कैंसल क्यों हुआ, क्योंकि यहां तक की जो बात है ये बोली थी बिल ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बात किसने बोली थी, बिल ने, आंसर ये दिया हुआ है। लेकिन कैंसल क्यों हुआ, क्योंकि आगे इसने क्या बोल दिया, टर्म एज अ वीड, वीड गिवन बाय। तो वीड शब्द कौन ने दिया था, ये दिया था जेथरो टूल ने। वीड शब्द कौन ने दिया, तो ये शब्द दिया था जेथरो टूल ने, खरपतवार नाम जेथरो टूल ने दिया। लेकिन ये जो परिभाषा है ये कौन ने दी थी, बिल ने, इसलिए क्वेश्चन हो गया कैंसल। बाकी अगर ऐसा पूछा जाता कि एनी प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस डेफिनेशन गिवन बाय, तो हम लोग आंसर बिल कर देते, बिल्कुल सही है। अभी भी आंसर इसका बिल ही आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन कैंसल हो गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल कंपोनेंट। नॉट फिर बोल दिया, सॉइल का कंपोनेंट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आप जानते हो कि सॉलिड होता है, और क्या होता है, पोरोसिटी। सॉलिड में आप जानते हो क्या होते हैं भाई, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर। पोरोसिटी में क्या होता है, तो वाटर एंड एयर। अब देखो ये चार होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर है, फिर हमने कहा मिनरल ये भी है, सॉइल वाटर भी है, एग्रोकेमिकल, केमिकल कहां से है भाई, ये सॉइल के कंपोनेंट नहीं है, ये कृषि के रसायन है जो हम बाहर से डालते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन पल्स क्रॉप नाइट्रोजन इज फिक्स थ्रू। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिर की जाती है, तो कौन करता है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एजोला,
ये दलहनी फसल में नहीं करता है, ये हम लोग जानते हैं कि पेडी के अंदर करेगा। ये एक तरह का हमने कहा फर्न होता है। नाइट्रोवेक्टर ये क्या होते हैं भाई, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं। एजेटोवेक्टर क्या है, तो ये फ्री लिविंग होता है, मतलब स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं जो मेनली सीरियल्स में काम आता है, अनाज वाली फसलों में। हाँ, राइजोबियम आएगा, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर फॉर फील्ड क्रॉप। फील्ड क्रॉप के लिए सबसे अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो इसके अंदर आएगा भाई ग्रेनुलर लाइक, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे अच्छा होता है। अब हम लोग अगर बात करें ब्लॉकी के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, एक आता है एंगुलर ब्लॉक और दूसरा क्या आता है सब एंगुलर ब्लॉक। एंगुलर में क्या होता है, ऐसे क्यूब्स होते हैं और इनके एजेस शार्प होते हैं। सब एंगुलर में क्या होता है कि भाई एजेस जो होते हैं थोड़े से राउंडेड होते हैं। प्रिज्म लाइक में क्या आता है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, प्लेन होता है ये। और दूसरा क्या आता है इसके अंदर कॉलुमनर होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि टॉप जो होता है इस तरह से ये राउंडेड होता है, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं प्लेट लाइक की, तो प्लेट लाइक में आप देखोगे एक होता है प्लेटी और एक क्या होता है लेमिनार। दोनों में ही हमने देखा इस तरह की प्लेट्स जो होती है लेंस की तरह इस तरह से नजर आते हैं। बस ये है कि लेयर जो है लेमिनार में बहुत थिन होती है, थिन लेयर हो तो लेमिनार बोलेंगे, थोड़ी सी थिक हो तो प्लेटी बोलेंगे। और ये जो ग्रेनुलर है इसमें आप देखोगे ग्रेनुलर एंड क्रम्बी ये होता है। ग्रेनुलर थोड़ा सा लेस पोरस होता है, वो क्रम्बी जो है ये मोर पोरस होता है। ये एग्रीकल्चर के हिसाब से दानेदार स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन, स्थानांतरी खेती मुख्य रूप से की जाती है, तो ये कहां पर की जाती है, तो ये की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा चलती है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा चलती है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें कौन आता है, तो नागालैंड आ गया और अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड होता तो नागालैंड लगाते। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम स्लेश एंड वर्न, वूस फेलो, ये सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। विच इज अ बायो हर्बिसाइड, जैव शाकनाशी हमसे बोल रहा है, बायो हर्बिसाइड या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है माइको हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड बोलेंगे डिवाइन। तो डिवाइन को याद रखना, ये है फर्स्ट माइको हर्बिसाइड, ये 1981 में जो है इसको यूज किया गया था, फर्स्ट हर्बिसाइड है। बाकी अगर हम डेलापॉन की बात करें, टेफाजीन की बात करें, बोरेट्स की बात करें, तो ये बायो नहीं होते, ये सारे क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा डी वाइन, फर्स्ट माइको हर्बिसाइड है जिसको हम मोरेनिया ओडोराटा वीट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। फाइटोप्थोरा पामीवोरा फंगस से ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स, मतलब मृदा संरक्षण से क्या अभिप्राय है।
तो हम लोग बोल रहे हैं टू चेक सॉइल इरोजन बाय अफॉरेस्टेशन, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, वनीकरण द्वारा मृदा क्षरण को रोकना, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर, मतलब वायु एवं जल द्वारा मृदा क्षरण को, संरक्षण को रोकना, यहां पर ऐसा बोल रहा है, इरोजन को रोकना। फिर क्या, रेगिस्तान बनने की गति को रोकना, रेगिस्तान के बनने की गति को कम करना, इसलिए आंसर आएगा सभी। वैसे वायु एवं जल द्वारा मृदा क्षरण को रोकना होना चाहिए यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इसमें कई बार मिस्टेक्स ही आती है, तो क्षरण को रोकना यहाँ पर होना चाहिए ये। और ये आप देखोगे तीनों आंसर हैं ए बी सी, तीनों जो है ये आएंगे संरक्षण में, तीनों जो है ए बी और सी ये किस में आएंगे भाई, संरक्षण में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सॉइल पार्टिकल्स इन अ सॉइल इज नोन एज, मृदा कणों के औसत अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मृदा के अंदर जो औसत अनुपात होते हैं इनको हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन या इसको विन्यास कहा जाता है। ये बात अभी हम एक और क्वेश्चन आया था पहले कर चुके हैं कि अरेंजमेंट हो तो संरचना बोलेंगे, और स्पेस भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि मृदा के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रतिशत होता है उसी को हम लोग कहते हैं मृदा गठन या विन्यास। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रॉप प्रोडक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूं। अभी क्रॉप के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये लाखन सिंह झाला सर आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद भूपेंद्र यादव सर हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन इसी वीडियो में लेकर आएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है। तीनों टीचर्स के सारे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना है ताकि 2022 में फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सर। जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं MP PAT यानी कि मध्य प्रदेश PAT के अंदर जो PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि जो प्रश्न पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड इज, स्थानांतरित शाकनाशी। प्रश्न है स्थानांतरित शाकनाशी कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन है 2,4-D, दूसरा है डेलापोन, तीसरा है MCPB और चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो DDLE वाला ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। अब हमें इनमें से ये देखना है कि कौन सा ऐसा शाकनाशी है जो ट्रांसलोकेटेड होता है, यानी कि स्थानांतरित होता है। ट्रांसलोकेटेड क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये एक पौधा हो गया, एक खरपतवार ये हो गया, और एक खरपतवार ये हो गया। अब आपने इन दोनों खरपतवारों के ऊपर किसका स्प्रे किया? आपने हर्बिसाइड का स्प्रे किया। आपने हर्बिसाइड का यहां पर भी स्प्रे किया और यहां पर भी स्प्रे किया। अब मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये ही इसके क्या आया, संपर्क में आया। जो दवाई आप छिड़क रहे हैं उस दवाई के जो छिड़काव था उसके संपर्क में सिर्फ पत्ती वाला ये हिस्सा आया, तो यही भाग मरेगा। ऐसे हर्बिसाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे हर्बिसाइड को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, संपर्क शाकनाशी। परंतु अगर हम किसी हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं और वो हर्बिसाइड हमने छिड़क दिया और वो हर्बिसाइड धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरे के पूरे पौधे के अंदर अगर उतर गया है और पूरे के पूरे पौधे को उसने क्या किया, खत्म कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड या स्थानांतरित, ट्रांसलोकेटेड या स्थानांतरित शाकनाशी। तो अब हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा शाकनाशी है जो स्थानांतरित होगा। तो 2,4-D हो गया, डेलापोन हो गया, MCPB हो गया, ये जितने भी हर्बिसाइड दिए हैं, शाकनाशी दिए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके ट्रांसलोकेटेड होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए आंसर आ जाएगा DDLE। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेस अर्थवर्म्स
ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केचुए का उपयोग करती है? आपको ऐसी विधि बताना है खाद बनाने की जिसमें केचुए का प्रयोग होता है। विंड्रो कंपोजिंग के अंदर होता है, वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर होता है, बर्निंग के अंदर होता है, वर्टिकल कंपोस्टिंग के अंदर होता है। अब यहां पर जाहिर सी बात है, बात आ रही है कि आप कहां पर अर्थवर्म का प्रयोग कर रहे हो, कहां पर वर्म का प्रयोग हो रहा है। तो वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर, यानी कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? केचुए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केचुए का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच सॉइल्स लाइम इज यूज्ड एज सॉइल अमेंडमेंट। चूने का प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में कौन सी मृदा में किया जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। अब याद रखिएगा कि चूना जो होता है वो क्या करता है, यहां पे ध्यान दीजिए, जो चूना होता है, जो लाइम होता है, लाइम जो होता है वो पीएच को बढ़ाता है। लाइम जो होता है वो क्या करता है? पीएच को बढ़ाता है। पीएच को बढ़ाता है मतलब अभी पीएच कम है इसलिए मिट्टी क्या है? अम्लीय है। जैसे जैसे चूना डालते जाएंगे वैसे वैसे पीएच बढ़ता जाएगा, मतलब अम्लीयता खत्म होती जाएगी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी के अंदर हम लोग चूने का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे देखो, जब ये क्या बढ़ा रहा है? पीएच बढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर हम लोगों को पीएच बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है? तो एसिडिक सॉइल। यहां पे जो चौथा ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन एल्कली सॉइल है, क्षारीय है, तो भैया क्षारीयता नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। सैलाइन सॉइल है, ठीक है, लवण की मात्रा हम लोगों को नहीं बढ़ाना है। सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है, ऊसर मृदा है, इसके अंदर भी लवण की मात्रा हम लोग को नहीं बढ़ाना है। हम लोगों को यहां पर क्या करना है? हम लोगों को यहां पर पीएच बढ़ाना है। तो पीएच बढ़ाना तो कौन सी मिट्टी में? तो इन तीनों प्रकार की मिट्टियों में तो पहले से ही पीएच ज्यादा होता है, तो इनका तो पीएच नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। तो किसका पीएच बढ़ाना है? एसिडिक सॉइल का पीएच बढ़ाना है, अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ाना है। तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे? चूने का। और चूने के प्रयोग का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होगा। कैल्शियम ऑक्साइड महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये सबसे क्या होता है? ये सबसे प्रबल होता है, सबसे प्रबल होता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छा, एल्कली सॉइल का, एल्कली मृदा का, अगर आपको क्षारीय मृदा का अगर सुधार करना तो किसका प्रयोग करोगे? तो यहां पे हम लोग जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदा का अगर आपको सुधार करना है तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे? तो लवणीय मृदा के सुधार के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? लीचिंग, निक्षालन करते हैं। मुख्यतः निक्षालन ही किया जाता है, लीचिंग किया जाता है, निक्षालन किया जाता है। सैलाइन अल्कलाइन के लिए किसका प्रयोग करो? तो यहाँ पे आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, पाइराइट का भी प्रयोग कर सकते हो, इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आंसर आ गया डिटेली, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये जो दिए गए जिले हैं इनमें से कौन से जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। पहली बात तो जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है? जलोढ़ का मतलब होता है जो जल के साथ दौड़ती है, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण किससे होता है? पानी के बहाव से होता है। पानी के बहाव से। किससे होता है? पानी के बहाव से निर्मित मृदा। पानी के बहाव से निर्मित मृदा। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हम लोगों को दिया गया है मुरैना, यहां पे दिया गया है भिंड, यहां पे दिया गया है ग्वालियर। ये जो तीनों जिले आप देख रहे हैं, इन तीनों जिलों से गुजरती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। आपको पता होना चाहिए, बहुत उज्जड़ नदी है, बहुत तेज बहाव होता है चंबल नदी का। तो चंबल नदी क्या करती है कि अपने मुहानों पर क्या करती जाती है? अपने मुहानों पर मिट्टी का या मिट्टी के कणों का जमाव करती जाती है। उसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। हमसे इतना पूछा गया कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भैया जिन भी जिलों से होकर नदियां गुजरती है तो वहां पर जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे जिले जहां से नदियां नहीं गुजरती है तो वहां पे जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मुरैना से, भिंड से, ग्वालियर। तो यहां पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तीनों।
आंसर क्या आ जाएगा भैया? तीनों, यानी कि मुरैना, भिंड और ग्वालियर, यहां पे क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? कार्बनिक उर्वरक है। जितने भी उर्वरक होते हैं सारे के सारे रसायनों से बनते हैं। उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्या होती है? रासायनिक होती है। क्लियर है क्या? परंतु पूछा हमसे प्रश्न गया है कि भैया कार्बनिक उर्वरक और फर्टिलाइजर पूछा है। यहां पर आपको यह ध्यान देना है, पूछा फर्टिलाइजर, ये याद रखिएगा, अपने दिमाग का सदुपयोग करना है। फर्टिलाइजर दिया है, वरना क्या है? ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी कंपोस्ट। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंपोस्ट आंसर लगा के आ जाएंगे, क्योंकि भैया ये तो सड़ी गली पत्तियों वगैरह इनसे बनता है, तो यही कार्बनिक होगा। उसने खाद नहीं पूछा है, उसने फर्टिलाइजर उर्वरक पूछा है। आपको पता होना चाहिए जो यूरिया होता है वो एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो क्या होता है? कार्बनिक होता है, उसकी प्रकृति कार्बनिक होती है। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, NH2CONH2, NH2CONH2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। और इसके अंदर 46% के लगभग क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 46% के लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया को उर्वरकों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फर्टिलाइजर कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है हमारे देश में यूरिया फर्टिलाइजर का। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? जो यूरिया होता है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो आंसर अपना क्या जाएगा? तो ये ऐसे प्रश्नों पर आपको हमेशा ध्यान देना है, क्या पूछा है, क्योंकि गलतियों के चांसेस, हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, चलो ऑर्गेनिक देखते हैं, ऑर्गेनिक कार्बनिक। अरे भैया पूछा उर्वरक है तो फिर हमको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? उर्वरक ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The current minister of ministry which governs the working of APEDA, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। कौन सा मंत्रालय जो होता है वो एपीडा को गवर्न करता है? तो याद रखिएगा, एपीडा जो वर्किंग या वर्क करता है, ये करता है आपका इंडस्ट्री एंड जो कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, ये उसके अंडर में काम करता है। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, वो है पीयूष गोयल। कौन है भैया? पीयूष गोयल। अब क्या होता है कि जब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उस टाइम पे भैया कौन थे? पीयूष गोयल। अभी भी पीयूष गोयल है, परंतु याद रखिएगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम लोगों को एट प्रेजेंट में जो मिनिस्टर होता है वही आंसर लगाना। अभी पीयूष गोयल ही है, इसलिए पीयूष गोयल ही आंसर लगाया। क्लियर हो गया क्या? हो सकता है कि भैया मिनिस्ट्री चेंज हो जाए, मिनिस्ट्री बदल जाए, आपसे 2024-25 की जो एग्जाम आप लोगों की, उसमें प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाए उसमें पूछ ले, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देना कि उस टाइम पे मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्या? तो ये आंसर क्या जाएगा? पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, अवर्णात्मक शाकनाशी है। इनमें से हमें ऐसा एक शाकनाशी, ऐसा एक हर्बिसाइड ढूंढना है जो अवर्णात्मक होता है। वर्णात्मक और अवर्णात्मक क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये एक खेत मैंने ए बनाया है और एक खेत मैंने ये क्या बनाया है? बी बनाया है। क्लियर है क्या? यहां पर चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं और सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं। ये सकरी पत्ती वाले हो गए, ये आपके चौड़ी पत्ती वाले हो गए। यहां पर क्या है? यहां पर भी वही है कंडीशन, यहां पे भी कंडीशन वही है।
एक सकरी पत्ती वाला हो गया, एक चौड़ी पत्ती वाला हो गया। आप लिख भी सकते हैं यहां पे, ये सकरी पत्ती वाला, सकरी पत्ती, जिसको आप क्या बोलते हो, नैरो लीफ बोलते हो। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया चौड़ी पत्ती, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रॉड लीफ। क्या बोलते हो, ब्रॉड लीफ। अब आपने दोनों खेत के अंदर हर्बिसाइड का स्प्रे किया। किसका स्प्रे किया, हर्बिसाइड का आपने स्प्रे किया। क्लियर है। अब देखिए, इस हर्बिसाइड ने ये जो सकरी पत्ती वाले जो पौधे थे, अगर इन्हीं को क्या किया, इन्हीं को नुकसान पहुंचाया। अगर आप कोई शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं और वो शाकनाशी जो है वो विशेष प्रकार के खरपतवार को ही कंट्रोल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक शाकनाशी। क्या बोलते हैं, वर्णात्मक, सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव। परंतु आप हर्बिसाइड का यूज कर रहे हो और वो जो हर्बिसाइड है वो सभी प्रकार के खरपतवार को, जो भी रास्ते में आ रहा है सभी को निपटा रहा है, सभी को निपटा रहा है। जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो सभी को क्या करते जा रहा है, सभी को निपटाता जा रहा है। तो ऐसे शाकनाशी को बोलते हैं अवर्णात्मक। क्या बोलते हैं, अवर्णात्मक, नॉन सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं, अवर्णात्मक, नॉन सिलेक्टिव। क्लियर है। तो ये सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि अवर्णात्मक शाकनाशी कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो याद रखिएगा अवर्णात्मक शाकनाशी, अवर्णात्मक शाकनाशी जो है कौन कौन से हैं। एक तो होता है आपका डाइक्वेट, एक होता है डाइक्वेट, एक होता है पेराक्वेट, एक होता है ग्लाइफोसेट। कौन होता है, ग्लाइफोसेट। ये जो आपके शाकनाशी हैं ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं, सभी प्रकार की वनस्पतियों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए ऑप्शन में हम लोगों को दिया पेंडिमेथिलिन, सिमाजिन, ग्लाइफोसेट, एट्राजिन। ग्लाइफोसेट ऑप्शन में है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ग्लाइफोसेट आ जाएगा। नॉन सिलेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अ सॉइल हैविंग pH 5 इज नॉन एज। अगर किसी मिट्टी का pH 5 है, यहां पे मैं आप लोगों को pH स्केल बना के बताता हूं। pH स्केल से आपको समझ में आ जाएगा, pH स्केल। ठीक है, सोरेनसन ने दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। pH स्केल हम लोग बना लेते हैं। ये 14। ठीक है, अब आप जैसे जैसे इधर जाओगे तो ये क्या होगा भैया, अम्लीय होगा। और आप जैसे जैसे इधर जाओगे ये क्या होगा, क्षारीय होगा। और यहां पर क्या होता है, यहां पे होता है उदासीन। यहां पे क्या होता है भैया, उदासीन। ये जो यहां पे 7 नंबर पे क्या होता है, उदासीन। अगर किसी मिट्टी का pH 7 है, इसका मतलब वो उदासीन मिट्टी है। अब 7 से जैसे जैसे कम पे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। हमसे यही पूछा है कि pH अगर 5 है तो ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे। सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों को दिख रहा है एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा। ठीक है, सेलाइन नहीं कहेंगे, सेलाइन मतलब आगे। नॉर्मल सॉइल का मतलब होता है जिसका pH जो होता है वो 7 के लगभग होता है, वो नॉर्मल सॉइल होती है। एल्कली सॉइल जो होती है उसका pH 7 से ज्यादा होता है और 8.5 से क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आंसर अपना जो है वो आ गया है अम्लीय मृदा। अगला प्रश्न, विच सॉइल टाइप इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी मृदा पाई जाती है। एमपी की बात हो रही है, एमपी पीएटी के अंदर मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेड येलो सॉइल मध्य प्रदेश के अंदर 37% के लगभग है। ब्लैक सॉइल की अगर बात की जाए, ब्लैक सॉइल है भैया यहाँ पे 47% के लगभग। ठीक है, और एल्कली लेटराइट जो सॉइल यहाँ पे दी गई है ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर मान लो आप इसको, बहुत ही कम है। और फिर दिया गया है एल्यूवियल सॉइल।
एल्यूवियल सॉइल का जो एरिया वो लगभग 3% के लगभग, एमपी की बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में स्थित है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, संस्थान से प्रश्न आते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, एक आध प्रश्न बनता ही बनता है। तो यहाँ पे कहां पे है, भोपाल में। भोपाल में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1988 में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। अगला प्रश्न, द वाटर मेजरिंग स्ट्रक्चर इज, सिंचाई जल मापक संरचना है। मतलब यहां पर वो क्या पूछ रहा है, यहां पर वो आपको इरिगेशन वाटर पूछ रहा है, उसने नहीं दिया है, आपको एक बार थोड़ा हिंदी में पढ़ लेना है, ठीक है। सिंचाई जल मापक पूछ रहा है, मतलब जो सिंचाई का पानी होता है, इरिगेशन जो वाटर होता है, उस इरिगेशन वाटर को, इरिगेशन जो वाटर होता है उसको मापने का कौन सा यंत्र है या कौन सी संरचना है। देख लेते हैं, ओरिफिस यानी कि कुलाबा दिया गया है, ठीक है। तो कुलाबा क्या काम करता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए, कुलाबा जो है वो इरिगेशन वाटर को ही मेजर करता है, इरिगेशन वाटर को ही मेजर करने का काम करता है। वर्षा मापी क्या होता है, ये रेनफॉल को मापता है, ठीक है। टेंशोमीटर क्या होता है, ये सरफेस टेंशन को मापता है, सरफेस टेंशन यानी कि जो सतही तनाव होता है उसको मापने का काम करता है। ओम्ब्रोमीटर क्या होता है, ये भी रेनफॉल को ही मेजर करने का काम करता है, ये भी क्या होता है, रेनफॉल को ही मेजर करने का काम करता है, बरसात को मापने का काम करता है। टेंशोमीटर जो है वो सतह तनाव मापी होता है, सतह का तनाव मापने का काम करता है। वर्षा मापी मतलब ये रेनफॉल को मेजर करता है, वर्षा। कुलाबा जो होता है इरिगेशन वाटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आगरा, जो किससे रिलेटेड है, इरिगेशन वाटर से। अगला प्रश्न, यूज ऑफ जिप्सम इज मोस्ट बेनिफिशियल इन, पहले हम लोग पढ़ चुके, जो पिछले जो प्रश्न आए थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अलग अलग मृदाओं के बारे में मैंने बताया था कि कौन सी मृदा के अंदर किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग में सबसे अधिक लाभकारी, कौन सी मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग सबसे ज्यादा लाभकारी होगा, एल्कली सॉइल, चॉकी सॉइल, एसिडिक सॉइल या सैलाइन सॉइल। तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सी मिट्टी के अंदर, एल्कली सॉइल के अंदर किसका प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है, जिप्सम का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा भैया, CaSO4, CaSO4.2H2O, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, CaSO4.2H2O। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसको कैन फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, कैन फर्टिलाइजर होता है, इसको किसान खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसान खाद भी बोलते हैं, किसान खाद भी कहा जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उदासीन प्रकृति का ये होता है, उदासीन प्रकृति का ये होता है। उदासीन प्रकृति क्यों होती है, समझ में आ रहा होगा आपको, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम भी है और नाइट्रेट भी है, इसलिए उदासीन हो जाता है। 25% के लगभग इसके अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न, द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ सीड्स। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है, यानी कि जो आपका कोशिका द्रव्य अनुवंशिकी नरबंध्यता जो होती है, ठीक है, नरबंध्यता का मतलब जो नर होता है उसको बांध दिया जाता है, मतलब उसको बांझ बना दिया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है हाइब्रिड सीड्स, काय में होता है, हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में। बाकी ऑप्शन आप देखिए, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और हैम सीड, ये बीजों के नाम दिए गए हैं। सनफ्लावर सूर्यमुखी का बीज हो गया, फ्लैक्स सीड जो है वो आपका जो सनई होती है उसका, जो आपका फ्लैक्स सीड जो होता है वो आपका अलसी का जो बीज होता है वो हो गया। हैम सीड यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो भांग का बीज होता है वो हो गया। एक ही बीज यहाँ पर है हाइब्रिड सीड, जिसका प्रोडक्शन हम किसके द्वारा करते हैं, मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग करके हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड फ्री सिचुएशन फॉर पैडी क्रॉप। धान की फसल को खरपतवार मुक्त रखने की क्रांतिक अवधि क्या होती है। तो देखिए, स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 दिन के पहले यहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है,
और 45 दिन के बाद में जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। मतलब ये वाली जो अवस्था होती है, ठीक है, ये 15 दिन और 45 दिन के बीच की जो अवस्था होती है मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है, मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। और ये भी कौन से धान में? ये भी कौन से धान में भैया? याद रखिएगा, लोलैंड राइस में। लोलैंड राइस में, लोलैंड राइस मतलब पडलिंग किए हुए धान के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो ऊपरवार धान होता है, ऊपरवार जो धान होता है, ऊपरवार जो धान होता है जिसको अपलैंड राइस कहते हैं, ठीक है। तो अपलैंड राइस में, अपलैंड राइस में पूरी अवधि के दौरान, पूरी अवधि के दौरान, पूरी अवधि के दौरान मतलब अगर 120 दिन की फसल है तो ये मान के चलिए आप 110 से 120 दिन तक प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? प्रतियोगिता होती है, ठीक है। अगर आप पडलिंग किया हुआ चावल लगा रहे हो तो प्रतियोगिता 15 से 45 दिन के बीच में रहेगी। और अगर आप ऊपरवार धान लगा रहे हो, आप पडलिंग नहीं कर रहे हो, बिना पडलिंग वाला धान लगा रहे हो, तो जितनी भी समय का धान रहेगा पूरे के पूरे समय प्रतियोगिता चलती रहेगी खरपतवार और फसल के बीच में। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 15 से 45 दिन। क्लियर है? चलिए, ये जो क्वेश्चंस थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जुड़े रहिए एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह से बच्चों आपने पीएटी 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर की डिटेल जानकारी देखी, उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले 15 अक्टूबर 2022 को जो आपका पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन AG2, और AG2 में भी हम बात करने वाले हॉर्टिकल्चर के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम बात करेंगे किसकी सर? जो 15 अक्टूबर 2022 को आपका पेपर हुआ था, शिफ्ट थी आपकी फर्स्ट, और AG2 में भी हम बात करने वाले किसकी? हॉर्टिकल्चर की। तो आइए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ कैनिंग? डिब्बा बंदी, जिसको कनस्तर बंदी भी कहा जाता है, कि पापा है। तो भैया निधम साहब ने तो 1774 में क्या बताया था? इन्होंने 1774 में किसके बारे में बताया था? तो इन्होंने 1774 में स्पॉइलेज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? स्पॉइलेज, अर्थात फल सब्जी क्या होते हैं? खराब होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। फ्रंक फेनर जो है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया है। ठीक, देन हम बात करें इधर तो बर्जिलियस, ये रसायन शास्त्री है। ठीक है, तो ये रसायन शास्त्री भैया बर्जिलियस साहब। ठीक, आप काफी डिटेल इनको केमिस्ट्री में पढ़ते हो। और आप उत्तर तो अपने आप ही मिल गया आपको सर। क्या मिल गया? निकोलस अपार्टस। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। ठीक है, फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन बोले तो फल सब्जी परिरक्षण के पिताजी। और क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ फूड साइंस भी कहा जाता है। ये भी नई बात है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ फूड साइंस, तो इनको भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? निकोलस एपार्टस। और एपार्टस शब्द से ही क्या बना था? एपेटाइजिंग बना था। एपार्टस शब्द से ही क्या बना है? एपेटाइजिंग। ठीक है, एपार्टस शब्द से ही क्या बनता है? तो एपेटाइजिंग बनता है। ठीक, तो एपेटाइजिंग भी कहा जाता है किसको? डिब्बाबंदी को या कैनिंग को। क्या कहा जाता है? एपेटाइजिंग। क्यों कहा जाता है एपेटाइजिंग? एपेटाइजिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एपार्टस ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। तो फादर ऑफ कैनिंग आ जाए, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आ जाए, फादर ऑफ फूड साइंस आ जाए, या फादर ऑफ कैनिंग आ जाए, तो कैनिंग या डिब्बाबंदी या कनस्तर बंदी के पिताजी भी निकोलस अपार्टस साहब ही हैं। उम्मीद करता हूं
अब आपको उत्तर अपने आप पता चल गया बेटा, इसका राइट आंसर डी होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, फॉर कैनिंग एंड बोटलिंग मोस्ट यूजफुल मटेरियल। कैनिंग और बोटलिंग में कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब कैनिंग और बोटलिंग क्या है, पहले आपके दिमाग में एक बात क्लियर कर ले आप, ठीक है। चलो मैं पूरा इसको थोड़ा विस्तृत आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर, तो आपके आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर होंगे। जब हम पात्र लेते हैं टीन के, टीन कैन लेते हैं, प्रिजर्वेशन में जब टीन के कैन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा कैनिंग, ठीक है। और जो टीन के कंटेनर होते हैं जनरली ये एल्यूमिनियम, कॉपर और एंटीमोनी, एसबी, इन तीनों का मिश्रण होते हैं, ठीक है, मिश्र धातु के बने होते हैं। और दो तरह के कैन जनरली आप देखोगे, एक होता है आपका गोल्डन कैन, ठीक है, एक आपका होता है गोल्डन कैन जिनको आप सुनहरे कैन बोलोगे, और एक होता है आपका सिल्वर कैन जिनको आप रजत कैन बोलोगे, ठीक है। तो गोल्डन के लिए क्या शब्द लिखना है, सुनहरे कैन, और सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, रजत कैन। अब ये गोल्डन सुनहरे क्यों है, क्योंकि इनके अंदर गोल्डन कैन की बात करें तो इसमें आर इनेमल की, कौन से इनेमल की, तो आर इनेमल की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और इनके अंदर सी इनेमल की परत चढ़ाई जाती है, इनके अंदर सी इनेमल की परत चढ़ाई जाती है और इनके अंदर आर इनेमल की। तो सी और आर इनेमल के कारण इनका नाम बन जाता है इनका एसिड रेजिस्टेंट कैन, AR कैन इनको हम बोलते हैं। और ये जो कैन होते हैं सी इनेमल जो होते हैं ये किसके लिए प्रतिरोधी होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे ये सल्फर के लिए प्रतिरोधी होते हैं, क्षार के लिए। ये सल्फर बेस या सल्फर की बात करें तो उसके लिए प्रतिरोधी है, ठीक है। रेजिस्टेंट होते हैं सल्फर या बेस के लिए, ये प्रतिरोधी होते हैं कौन से इनेमल, तो आप इनको बोलेंगे SR कैन, सल्फर रेजिस्टेंट कैन, ठीक है। जनरली जो रसगुल्ले होते हैं, देखा होगा ना रसगुल्ला, वो भी सिल्वर कैन में ही रखा जाता है। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं जनरली फ्रूट्स आर एसिडिक नेचर, तो फ्रूट्स के लिए हम कौन सा कैन लेंगे, फ्रूट्स के लिए हम लेते हैं SR कैन। और जनरली हम वेजिटेबल्स की बात करें तो बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय होती है। अपवाद है दो, आप सभी को पता है, टमाटर और रूबार्ब। तो उनके लिए वेजिटेबल्स के लिए हमेशा कौन से कैन लेना चाहिए, SR कैन लेना चाहिए। और फ्रूट्स के लिए हमेशा AR कैन मतलब एसिड रेजिस्टेंट कैन लेना चाहिए। अब बात आई दूसरा बोतलीकरण या बोतलबंदी। जब हम परिरक्षण के लिए ग्लास कंटेनर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोटलिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज बोटलिंग, बोतल बंदी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब कहीं भी कॉपर का मैंने जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि कैनिंग और बोटलिंग में कॉपर स्पेशल नहीं होता, कॉपर का सम्मिश्रण जरूर होता है लेकिन अकेली कॉपर नहीं होती, ठीक है। तो टीन के डब्बे उसमें ऑलरेडी कॉपर है, ग्लास ये अपने बोरोसिलिकेटेड कांच होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ए और बी सही है, और ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी में बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब्जियों की डिब्बाबंदी में सामान्यतः नमक का घोल प्रयोग करते हैं। नॉर्मली सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वेजिटेबल कैनिंग। जब आप सब्जियों की क्या कर रहे हैं डिब्बाबंदी, तो उसके लिए आपको सॉल्ट कितना लेना चाहिए इसकी बात की गई है, ठीक है बेटा। तो जानते आइए सब्जियों की कैनिंग की बात आई है, तो जनरली कैनिंग मीडिया तैयार किया जाता है बेटा। क्या तैयार किया जाता है, कैनिंग मीडिया, ठीक है। जनरली क्या तैयार किया जाता है, आप पढ़ोगे तो कैनिंग मीडिया तैयार किया जाता है। डिब्बों में भरने के लिए हमें क्या तैयार करना पड़ेगा यहाँ पर, कैनिंग मीडियम, या कैनिंग मीडियम को हम बोलते हैं कैनिंग माध्यम। कैनिंग मीडियम या कैनिंग माध्यम हमें तैयार करना। इसके लिए दो तरह के कैनिंग मीडिया जनरली तैयार किए जाते हैं, एक तो ब्राइन सॉल्यूशन होता है और एक सिरप होता है ना। एक क्या होता है आपका ब्राइन घोल होता है। अब ब्राइन घोल किससे बनता है, सभी बच्चे जानते होंगे, ये साल्ट प्लस वाटर, पानी और नमक, नमक को पानी में घोल देंगे। अब नमक को पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये ब्राइन घोल का यूज जनरली किया जाता है वेजिटेबल के लिए, और वेजिटेबल में भी मेनली किया जाता है कैनिंग के लिए। कैनिंग बोले तो डिब्बाबंदी के लिए। और मेनली जो कैनिंग की जाती है वेजिटेबल्स में, पी की जाती है, कॉलीफ्लावर की जाती है, कैरेट की जाती है, ब्रोकली की जाती है, ठीक है। कैरेट है, ब्रोकली है, इन सब की कैनिंग की जाती है। लेकिन वर्ल्ड में नंबर 1 कैनिंग वेजिटेबल कौन सी है, तो पी है, ठीक है। और जब ब्राइन को
वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इसको मेजर करता है, तो दैट इज सिलोमीटर। कौन सा मीटर है? सिलोमीटर। सिलोमीटर इसका रीडिंग बताता है। ऐसा ही एक कैनिंग मीडिया होता है जिसकी हम बात करें सिरप, तो जो सिरप का घोल बनता है वो किससे किससे बनता है, तो जब हम शुगर को, किसको बेटा, तो शुगर को किसके साथ घोल दिया जाए, पानी के साथ, तो ये घोल बनता है आपका सिरप। और सिरप घोल से जनरली प्रिजर्वेशन होता है फल उत्पादों का। किनका होता है? फल उत्पादों का। जनरली फल उत्पाद जो होते हैं वो शक्कर के घोल या सिरप में प्रिजर्व किए जाते हैं। तो भैया ये किसमें इसको रखा जा रहा, फल उत्पादों को सिरप के घोल में। अब फल उत्पाद कौन से जो सिरप के घोल में रखे जाते हैं, तो जैसे आपने नाम सुन रखा होगा जैम, जैम के अलावा जेली, जेली के अलावा मुरब्बा है, मुरब्बा के अलावा हम बात करें कैंडी, कैंडी के अलावा यदि हम बात करें तो पेठा, ठीक है, और भी बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन ये फेमस क्वेश्चन है। तो ये सब के सब शुगर या सिरप के घोल से प्रिजर्व किए जाते हैं। और जब हम बोतल बंदी कर रहे हैं तब सिरप की सांद्रता कितनी रखेंगे? जब हम बोतल बंदी कर रहे हैं तो कितनी सिरप की सांद्रता रखनी चाहिए, शुगर की या शक्कर की सांद्रता कितनी रखनी चाहिए? तो ये रखनी चाहिए 22 से 55 डिग्री ब्रिक्स। जो लास्ट ईयर 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन इस तरह का आपने देखा था, ठीक है। और ब्राइन घोल बना रहे तब साल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना रखा जाता है, तो जनरली 1 to 3%। और स्पेशल पी के लिए अगर बटर के लिए बात करें तो 2%, तो मटर के लिए 2%, नॉर्मल 1 to 3%, ठीक है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, दैट इज ए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने वह सारी जानकारी दे दी जो कैनिंग मीडियम से आपसे सारे क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है। तो आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्राइजेंथेमम के बारे में बात हो रही है, तो क्राइजेंथेमम का जो प्रोपागेशन है वो किससे होता है? अगर हम बात करें जो एनुअल होती है ना, एनुअल क्राइजेंथेमम जो होती है, ठीक, एनुअल जो क्राइजेंथेमम है इसका जो प्रोपागेशन है गुलदाउदी का वो तो बीज से होता है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है। यहाँ पर हम बात करें कमर्शियली प्रोपागेशन तो कटिंग और सकर्स से होता है, तो इसका राइट आंसर शुड बी बी होगा, है ना, बी और सी होगा। ध्यान देना इस प्रश्न में, यहाँ पर उन्होंने गुलदाउदी का प्रसारण पूछा था, एक वार्षिक नहीं पूछा था, एनुअल का नहीं पूछा, इसलिए आंसर सीड नहीं कंसर्न होगा, कटिंग और आधोभुजतारी सकर्स। और इसकी कटिंग्स कब तैयार की जाती है? तो गुलदाउदी की जो कटिंग्स है वो जून माह में तैयार की जाती है, आप ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से मंथ में इनको तैयार किया जाता है? जून माह में। ये भी अच्छी बात है, ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केना इंडिका इज द बोटनिकल नेम। चलो केना इंडिका की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपने पास है मेरी गोल्ड। कौन सा गोल्ड है? मेरी गोल्ड, ठीक है। तो मेरी गोल्ड की दो स्पीसीज होती है, ठीक है। एक तो आप इरेक्टा पढ़ते, एक पेटुला पढ़ते हैं, तो टेजेटस इरेक्टा देन टेजेटस पेटुला, ठीक है। तो एक इरेक्टा एक पेटुला। इरेक्टा कौन सा मेरीगोल्ड होता है? तो ये अफ्रीकन होता है जिसको हम इंडियन रोज भी कह देते हैं। और पेटुला कौन सा होता है? फ्रेंच होता है, ये भी आप ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं क्राइजेंथेमम की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फ्लावर हो रहा है आपका क्राइजेंथेमम, तो क्राइजेंथेमम का बोटनिकल नेम है क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम, ठीक है, क्राइजेंथेमम मोरीफोलियम। बात करें हम ग्लेडियोलस की, तो ग्लेडियोलस का जो बोटनिकल नेम हो रहा है दैट इज ग्लेडियोलस हाइब्रिडस, ग्लेडियोलस हाइब्रिडस, ठीक है साहब। तो गुलदाउदी हो गया। अब बात करें केना का, तो केना का यहाँ लिखा है केना इंडिका, ठीक। इसका फैमिली अगर बात करें केली की तो केनी केसी होती है, ये भी आप याद रखना, केनी केसी। चलो, और मैरीगोल्ड की बात करें तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी, दोनों आ जाए तो एस्टेरेसी। क्राइजेंथेमम का भी एस्टेरेसी और ग्लेडियोलस का इरिडियसी। तो राइट आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। सुटेबल प्लांट फॉर टाल हेज, ऊंची बाड़ लगाने के लिए उपयुक्त पौधा है। तो ऊंची बाड़ लगाने के लिए आपसे पूछा गया है ना, ऊंची बाड़ मतलब गार्डन के चारों ओर क्या लगाए जाते हैं? ऊंचे वृक्ष। तो हेज क्या होता है? ये हेज हम जाने तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है ना, सुरक्षा और
गोपनीयता के लिए लगाया जाता है। पशु पक्षी अंदर बैठे बगीचे में बेटा, उनको कोई देखे नहीं, तो प्राइवेसी भी हो जाए और प्रोटेक्शन भी हो जाए, उसके उद्देश्य से बगीचे के चारों ओर हम क्या लगाते थे, ऊंची अलंकृत झाड़ियां। क्या लगाना, ऊंची भी हो सकती है, कम हाइट की भी हो सकती है। तो बगीचे के चारों ओर क्या लगाना, ऊंची अलंकृत झाड़ियां लगाना। ऊंची अलंकृत झाड़ियां लगाना ही कहलाता आपका हेज। क्या कहलाता है, हेज। ऊंची अलंकृत झाड़ियों को लगाना। ग्रोइंग टॉल ऑर्नामेंटल shrubs around the garden, this process is known as hedge। तो ऊंची अलंकृत झाड़ियों में अगर हम देखें तो कामिनी है, ठीक है। जो टॉल ऑर्नामेंटल हेज होती है या ऊंची झाड़ियां होती है, उनमें टॉल हेज के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉल हेज है उसमें पहला नाम तो हो गया आपका कामिनी। कामिनी के अलावा इंगा डुलिकस भी होता है, बोगनवेलिया भी होता है, क्रोसेंड्रा भी होता है। ये सब आपके ऊंची अलंकृत झाड़ियों। यही आपसे पूछ ले ड्वार्फ हेज, ठीक है। आपसे क्या पूछ ले एग्जाम में कि ड्वार्फ हेज है, ध्यान देना, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो इसमें नागफनी है, नागफनी ओपेंसिया जिसको हम बोलते हैं, अगेव है। अगेव के अलावा यदि हम इसमें देखें तो आपका एक्लिफाया है। तो ये सब आपके डॉर्फ में आते हैं ना, ठीक है। नागफनी, अगेव, एक्लिफाया। तो मैंने डॉर्फ हेज भी लिख दी और टॉल हेज भी लिख दी, दोनों तरह का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, ठीक है बेटा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर हार्मफुल डिसीज ऑफ लॉन। हरियाली का प्रमुख रोग है। तो हरियाली में जो होता है, जो डैम्पिंग ऑफ की अगर हम बात करें तो ये नर्सरी में होने वाला रोग है, और ये नर्सरी में जनरली होता है किसमें, पपाया में, ठीक है। फफूंद के द्वारा पीथियम स्पीसीज से होता है। तो फिलहाल ये तो नहीं होगा। हाँ, रूट रॉट हो सकता है, जड़ सड़न, ठीक है, जड़ सड़न जरूर हो सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं रूट रॉट, ये जरूर होगा, ये भी फंजाई से हो रहा है। देन मोजेक, मोजेक मतलब पीला होना, ठीक है। तो मोजेक भी होती है, लान पीली पड़ जाती है, तो लान का क्या होना, पीला होना, मोजेक भी होता है। तो ये दो रोग होते हैं लान में, ध्यान रखना। देन हम बात कर ले लान के कीट की। हरियाली में अगर इंसेक्ट की बात कर ले बेटा, तो कीट में अगर आप देखोगे तो चींटी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो चींटी है जो मेजर इंसेक्ट में आता है। वैसे रोडेंडस जितने भी होते हैं, चूहा है, गिलहरी है, छुचंदर, ये भी आते हैं, लेकिन इंसेक्ट के रूप में मेन देखे तो चींटी आती है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर हो गया डी। और आप ये सभी जानते हो लान के बिना तो बगीचा सूना होता बेटा, दैट्स वाई हम लान को बोलते हैं हार्ट ऑफ गार्डन, नेचुरल कारपेट। और लान में जो बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन होता है दैट इज स्प्रिंकलर, फव्वारा से सिंचाई होती है, ध्यान रखना। चलिए तो आप देख लीजिए बेटा इसको भी। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। हाइब्रिड टी रोज की बात की गई। किसकी बात की गई सर, हाइब्रिड टी रोज। तो हाइब्रिड टी रोज किससे रिलेटेड है, तो आप सभी जानते हो जो हाइब्रिड टी रोज है, जो हाइब्रिड परपेचुअल और पॉलीएंथा का क्रॉस है, जिससे क्या बना आपका हाइब्रिड टी रोज। तो संकर टी गुलाबी होता है, आप सभी जानते हो। संकर टी क्या होता है, तो संकर टी गुलाब होता है। और ये गुलाब, संकर टी गुलाब मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका यूज होता है एज ए कट फ्लावर। अब कट फ्लावर क्या होता है सर, तो भैया आप देखते हैं फूल के साथ इस तरह से पेडिसिल जुड़ा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कट फ्लावर। तो रोज में संकर टी स्पेशली कट फ्लावर के लिए उगाया जाता है, और संकर टी शब्द रोज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कुछ और बातें जान लेते हैं हम, जैसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है बार बार बेटा। गुलाब का फैमिली आपसे पूछ लिया जाए, गुलाब का परिवार क्या है, तो रोजेसी है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एप्पल का भी रोजेसी होता है। देन अगला फ्लावर आपके पास है केना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, केनी केसी। और बेटा केनी केसी ना मिले तो सिटेमिनेसी भी होता है, ध्यान रखना, सिटेमिनेसी भी होता है केना का परिवार। देन है क्राइजेंथेमम, जिसको आप बोल रहे हो गुलदाउदी। तो गुलदाउदी की यदि मैं बात करूं तो इसका परिवार होता है एस्टे रेसी कंपोजिटिवी, जिसको हम बोल सकते हैं। देन आपके पास है हिबिस्कस,
गुड़हल की बात करें, ठीक है, तो गुड़हल की बात करें तो ये मालवेसी परिवार का है। किसका है? मालवेसी। गेंदा की बात करें तो गेंदा भी एस्टरेसी में ही आता है, तो गेंदा भी है, याद कर लेना, ठीक है। फिर ग्लेडियोलस की अगर बात करें तो ग्लेडियोलस किस परिवार में आता है? तो ग्लेडियोलस आपका आता है इरिडिएसी, ठीक है, इरिडिएसी परिवार में आपका ग्लेडियोलस आ गया, ठीक। ग्लेडियोलस में आप इरिडिएसी याद रखना, गुलाब में रोजेसी, केना में केनिकेसी, गुलदाउदी में आप एस्टरेसी, गुड़हल में मालवेसी। ऐसे ही आपसे इरिडिएसी वाला इंपोर्टेंट अपन ने देख लिया। एक आध और फ्लावर, जैसे आपसे गुलदाउदी, गेंदा की बात करी ली अपन ने, रोज की बात हो गई, केना की बात हो गई, हिबिस्कस की बात हो गई। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो है आपके होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कार्नेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, अगर ये पूछ ले तो क्रायोफाइलेस, दैट इज क्रायोफाइलेसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैमिली मैंने यहाँ लिख दी बेटा, ठीक। तो इसी प्रश्न में मैंने मोस्ट ऑफ द फैमिली कवर कर दिया, आप ये इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए, आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लाइव पिलिंग की बात हो रही है। फॉर लाइव पिलिंग मोस्ट सुटेबल केमिकल इज, लाइव पिलिंग के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। सबसे पहले तो आप बेटा पिलिंग शब्द का अर्थ समझे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज द पिलिंग, पिलिंग क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ बार्क, छिलके हटाने की क्रिया। क्या हटाने की क्रिया बेटा? छिलके हटाने की क्रिया। फल सब्जियों में छिलके हटाने की क्रिया कौन सी क्रिया है? तो छिलके हटाने की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पिलिंग बोलते हैं, छिलके हटाने की क्रिया। अब छिलके हटाने के कई तरह के हो सकते हैं। हैंड पिलिंग हो सकता है, जो जनरली हम हैंड पिलिंग किसमें करते हैं? हाथ से छिलके हटाने की क्रिया जो हैंड पिलिंग होता है, आप पढ़े हैं तो हैंड पिलिंग होता है आम में, और आम के अलावा पपीता में, केला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आम है, पपाया है, मैंगो और पपाया है, ठीक है। इनमें जनरली हैंड पिलिंग होता है। और मैंगो की एक स्पीसीज है मेंजीफेरा पंजामा, लाइक बनाना, पील करके खा सकते हैं, ठीक है। चलिए हैंड पिलिंग हो गया। देन आप स्टेम पिलिंग पढ़ते हैं। स्टेम पिलिंग मतलब भाप के द्वारा छिलके हटाना। तो स्टेम पिलिंग जनरली की जाती है पोटैटो में, पोटैटो के अलावा टोमेटो में, और टोमेटो के अलावा बस दो ही याद रख लो। एक होता आपका फ्लेम पिलिंग, है ना, फ्लेम मतलब आग, पर धुआं नहीं होना चाहिए उसमें। फ्लेम पिलिंग की जाती है स्पेशली ऑनियन एंड गार्लिक में, ठीक है। तो ऑनियन एंड गार्लिक में फ्लेम पिलिंग की जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है लाइव पिलिंग। किसकी बात हो रही है साहब? लाइव पिलिंग की बात हो रही है। तो लाइव पिलिंग, लाई का मतलब है छार, और छार में अपने लेना कास्टिक सोडा। कितनी मात्रा लेना है? 1 से 2%। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए इसके घोल में डुबो देना है, जिससे आलू के ऊपर इस तरह से एक छार बन जाएगा, ठीक है। आलू के ऊपर इस तरह से एक छार की परत आ जाएगी, और इसके छिलके क्या हो जाएंगे? ढीले पड़ जाएंगे, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कास्टिक सोडा 1 से 2% लेना है, 2 मिनट के लिए उसके घोल में डुबो देना है, और जिससे आलू के क्या निकल जाएंगे? छिलके ढीले पड़ जाएंगे। तो पोटैटो में जनरली जो पिलिंग किया जाता है, आलू में जनरली जो पिलिंग किया जाता है, फेमस जो मेथड है वो लाइव पिलिंग। स्टीम पिलिंग भी होता है, लेकिन मेनली जो आलू में होता है छिलके हटाने का काम, वो लाइव पिलिंग के द्वारा किया जाता है। और लाइव शब्द का अर्थ ही क्या होता है बेटा? छार। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा दैट इज कास्टिक सोडा। तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें भी मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बता रहा भैया अगला क्वेश्चन? द मेजर प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल है? तो ये तीनों प्रिंसिपल है। पहली बात तो आप ध्यान बिठा ले, मतलब उत्तर तो आपको पता चली गया। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, जैसे हमारा ये कोई उत्पाद है, ठीक है बेटा, और इस उत्पाद को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक, इस उत्पाद को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें प्रिवेंशन करना होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंट कर देना, मतलब यहाँ पर सूक्ष्म जीव को आने ही नहीं देना है। तो पहला सिद्धांत ये होता है, बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। अब हमने बाहर से तो रोक दिया, लेकिन ये अंदर से ही टूट गया। जैसे आप लोग तैयारी करते करते थक जाते हो, अंदर से टूटने लगते हो, फिर आपको एक कैप्सूल देते हैं, आप ऊर्जा ले लेते हो बेटा। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि मैं अंदर से टूट रहा हूं। तो भैया सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है कैसे सर? एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, हम पढ़ चुके हैं। स्व अपघटन होता है,
कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, इथिलीन बढ़ेगा, फल सब्जी खराब हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये भी होता है, सेल्फ डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि हमने तो उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया, लेकिन उसने खुद नहीं आत्महत्या कर ली, वो खुद ही डिकम्पोज हो गया। तो ये भी होता है। प्रिवेंशन डैमेज बाय मैकेनिकल इंसेक्ट एंड डिजीज, जैसे हम पढ़ चुके हैं बेटा कि किसी भी उत्पाद को खराब करने के लिए सबसे पहला जिम्मेदार कारक तो मानव ही है। मजाक की बात है, मानव खराब करेगा, इसके ऊपर कीट आएंगे, तो ये सब करेंगे। तुड़ाई के लिए आपने पत्थर से मारा फल को, फल टूटा, नीचे गिरा, जमीन से टच हुआ, इंजुरी आ गई उसके अंदर, आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो अंदर से टूट गया है, तो इसमें स्पॉइलेज चालू हो जाएगा। तो ये सब तीनों चीजें जो है सिद्धांत में आती है, मेजर सिद्धांत ये तीनों है। ध्यान रखना, परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्रिजर्वेशन की विधि है और कौन सा सिद्धांत है। तो ये 3 सिद्धांत है, ध्यान रखना। प्रिजर्वेशन बाय, फर्स्ट हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, फिर प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। तो जो माइक्रोबियल और सेल्फ डिकम्पोजिशन ये 2 प्रिंसिपल है, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ये भी प्रिंसिपल है। इसके अलावा जितने हम पढ़े थे वो सब विधियां थी, जैसे असप्सिस है, हालांकि वो भी प्रिवेंशन की बात कर रहा है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, पास्चुराइजेशन, वो सब मेथड्स है, और ये प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों सही है, तो आंसर होगा बेटा ए। ठीक, चलिए, इसमें कोई स्क्रीनशॉट जैसी बात है ही नहीं, मैंने जो बताना था सब बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो, विच इज द परमानेंट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो कौन सी प्रिजर्वेशन की स्थायी विधियां हैं और कौन सी बेटा अस्थायी विधियां है ना, तो अपन समझते हैं इनको। आ जाओ, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन सी स्थायी है? तो स्थायी में सबसे पहला आता है, आप ध्यान रखना, स्टरलाइजेशन। कौन सा लाइजेशन? तो स्टरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु विहीनीकरण। ठीक है, जीवाणु विहीनीकरण, स्टरलाइजेशन, या निर्जमीकृत भी बोलते हैं। निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन, और यह निर्जमीकृत स्टरलाइजेशन है। देन आपका फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन के बाद यदि आप देखेंगे परमानेंट में, तो आपका केनिंग आएगा। केनिंग भी एक परमानेंट मेथड होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी प्रोसेस से गुजरेगा तो उसका भी कई वर्ष तक प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो स्टरलाइजेशन है, फर्मेंटेशन है, केनिंग है, देन केमिकल प्रिजर्वेटिव लाइक KMS और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये सब केमिकल प्रिजर्वेटिव है और ये स्थायी परिरक्षण करते हैं। ज्यादा जानकारी क्लास में अपन पढ़ते हैं, तो कुछ फेमस मेथड मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम अस्थायी की बात करें बेटा, तो अस्थायी में स्वच्छता है। आपने सारी स्वच्छता रख ली, लेकिन लंबे समय तक आप उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो ये फिर आपका पास्चुराइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ पर देख ही रहे बेटा, पास्चुराइजेशन जो है ये आ जाएगा। देन ब्लांचिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे है? टेम्पररी है, और कम मात्रा में पदार्थों का उपयोग, कम मात्रा में। ठीक है, यदि आपने कम मात्रा में उपयोग किया शक्कर का, चीनी का, तो वो भी कैसा है? अस्थायी है। कम ताप का उपयोग है, कम मात्रा में पदार्थों का उपयोग, वो सब अस्थायी है। तो पास्चुराइजेशन एंड ब्लांचिंग की अगर हम बात करें, तो ये तो आपके कैसे हैं? टेम्पररी है। मोमीकरण मतलब मोम चढ़ा देना, मोम की परत चढ़ा देना, तो इससे भी टेम्पररी ही होगा। परमानेंट होगा डिब्बाबंदी, जो कि आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ भी मैंने लिस्ट में उसको जोड़ दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज फॉर, जो निर्वातन है, रेचन है। ठीक है, जो अब हम डिब्बाबंदी करते हैं, फाइनली जब हम प्रोडक्ट को केन के अंदर भरने वाले हैं, तो इस केन को हम निर्वात में रखते हैं। निर्वात जहां से वायु को खत्म करना है, तो उस समय एग्जॉस्टिंग का टेम्परेचर 79 डिग्री सेल्सियस, और कितनी देर के रखना है? तो 6 से 10 मिनट के लिए हमें एग्जॉस्टिंग करना है, जिससे इसके अंदर निर्वात पैदा हो जाएगा, सारे सूक्ष्मजीव वायु के साथ बाहर निकल जाएंगे, और हमारा प्रोडक्ट जो भी इसके अंदर हम रखना चाहते हैं वो सुरक्षित रहेगा। तो केनिंग के लिए एग्जॉस्टिंग का जो टेम्परेचर है अपना, वो 79 है, और 6 से 10 मिनट का ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए, ये एक चीज और जान लो, यहाँ पर ये है हेड स्पेस। कौन सा स्पेस? ये बेटा हेड स्पेस, और जनरली हेड स्पेस कितना रखना चाहिए? 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर, और ये कभी भी हेड स्पेस 1.6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपका निर्जमीकरण
स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन क्या होता है साहब, उसको भी समझ लो। जब हम प्रोडक्ट को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉईल कर देते हैं, यदि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसको बॉईल करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्टरलाइजेशन हो जाता है। जब किसी प्रोडक्ट को हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉईल करेंगे तो उसका स्टरलाइजेशन हो जाएगा। देन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब नमी या पानी को हटाना, नमी या पानी को क्या कर रहा है, हटाना। वो हटाने के दो तरीके, या तो आप डिहाइड्रेशन प्राकृतिक रूप से सन ड्राइंग में कर सकते हैं, मशीनों से कर सकते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन का एक प्रिंसिपल है कि इतना सुखा दो कि उसका जो TSS है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड है, वो कितना आ जाए, 70% या 70 डिग्री ब्रिक्स आ जाए, तो उसका हो जाता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो 66 से 71% तक TSS या नमी, TSS नहीं नमी, 66 से 71% तक नमी आप देखोगे तो फलों के लिए रखते हैं, और सब्जियों के लिए 60 से 66% तक हमें डिहाइड्रेशन करना चाहिए। कैनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, डिब्बाबंदी। ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन, ये तो बेटा वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो आप बारिश में जल का संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो एग्जॉस्टिंग कैनिंग का एक प्रोसेस है, बाकी किसी का नहीं है, तो आंसर आएगा इसका DW। ठीक, कैन से ही समझ में आता है कि किसकी बात हो रही है, कैनिंग की बात हो रही है। आप इसका भी लाभ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर एडवांस पैकिंग ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट यूज्ड, परिरक्षित उत्पादों के आधुनिक संवेष्टन के लिए उपयोग किया जाता है। आधुनिक रूप में पाम की पत्तियां भी लेते हैं, साधारण भी लेते हैं, कोरिगेटेड भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन आधुनिक अभी क्या यूज हो रहा है ज्यादा, तो अभी यूज हो रहा है कोरिगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स, तो इसका राइट आंसर होगा C। ठीक है, याद रखना कोरिगेटेड फाइबर बोर्ड का यूज हो रहा है। और चुकंदर जो होता है, इसके लिए हम कौन से डब्बे लेते हैं, तो चुकंदर के लिए हम लेते हैं पॉलिश युक्त डब्बे, ये भी अच्छी बात है, याद रखना चुकंदर के लिए हमें पॉलिश युक्त डब्बे लेना चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक, चलो स्टीम पिलिंग, भाप से छिलके उतारने की बात हो रही ना, तो पपाया और मैंगो में तो अपन ने अभी पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था सर, पपाया और मैंगो की अगर हम बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि इनमें तो हैंड पिलिंग होता है। ठीक है, अब कैरेट में तो मैकेनिकल पिलिंग होता है ना, मशीनों से छिलके उतारे जाते हैं, इसमें मशीन के द्वारा छिलके हटाए जाते हैं। ठीक है, अब भाप के द्वारा किस में छिलके उतारेंगे, आलू और टमाटर में। ठीक है, लेकिन आलू में मुख्यतः तो लाई पिलिंग का उपयोग करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा D। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, D। ब्लांचिंग में प्राय सब्जियों को उबाला जाता है। अब व्हाट इज ब्लांचिंग, तो आप ब्लांचिंग को ही हम बोलते हैं विविकरण। क्या बोलते साहब, विविकरण, श्वेतन, पेरा बॉइलिंग, स्काल्डिंग, प्री कुकिंग, ये सब नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 से 5 मिनट के लिए उबाला जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और विविकरण जनरली की जाती है सब्जियों की, फलों की भी करते हैं, अगर करना है तो फलों की ब्लांचिंग होती है 100 डिग्री पर नहीं 80 पर, है ना, ध्यान रखना। और सब्जियों की होती है 2 से 5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, इतनी बात याद रहेगी। तो विविकरण मेनली होता है सब्जियों में, कितने मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब ये ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य अगर आ जाए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं ब्लांचिंग, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो रहा है, तो जो नेचुरल कलर है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है बेटा, किसके लिए, नेचुरल कलर को मेंटेन करने के लिए, प्राकृतिक हरा रंग बनाए रखने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो है पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्लांचिंग की बात हुई, तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा बेटा, दैट इज ए। ठीक है, 2 से 5 मिनट के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं। क्लियर, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन समय की अपनी सीमा है बेटा। चलो, सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर लॉन, लॉन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी, तो लॉन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है बेस्ट मेथड है अपनी फव्वारा। बेसिन की बात करें तो ये जनरली पुरानी विधि है फल वृक्षों में सिंचाई की, पुरानी विधि है फल वृक्ष में सिंचाई की। बेसिन कुछ इस तरह से थाले बनाए जाते थे,
ठीक है, और एक मेन कैनाल से इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जनरली जो हम थाला बनाते हैं वो किस आकार में रखना चाहिए, तो जितनी कैनोपी होती है उसके प्रिंसिपल में रखना चाहिए। ठीक, सरफेस में सतह विधि है, सतह विधि का ही एक प्रकार है बाढ़ विधि, जिसका उपयोग जनरली धान में किया जाता है, लेकिन इसमें नुकसान होता है पानी का सर्वाधिक। तो टेक्निकली तो अच्छी विधि नहीं है, लेकिन धान को पानी ज्यादा चाहिए तो बाढ़ भर देते हैं अपन उसमें। ठीक, तो धान में बाढ़ विधि से कर सकते हैं, सतह सरफेस पर पानी भरना है, उसी का एक प्रकार हमने देखा बाढ़ विधि। फव्वारा विधि, इसमें स्प्रिंकलर मेथड की बात हो रही है तो सबसे अच्छी विधि है। बेसिन का मैंने बता ही दिया। ठीक है, फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम सिंचाई वर्तमान में अगर आ जाए, या बगीचे में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि, बगीचे में ऑर्चर्ड में बेस्ट मेथड कौन सी एट प्रेजेंट, तो दैट इज ड्रिप इरिगेशन। क्यों है सर ड्रिप इरिगेशन? तो ड्रिप इरिगेशन बेस्ट इसलिए क्योंकि इससे फर्टिगेशन हो सकता है, इसमें वाटर की सेविंग होती है, इसमें हम देखें तो इल्ड भी बढ़ जाती है, इसमें इल्ड लगभग 20 से 40% तक इल्ड इंक्रीज हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन से इल्ड इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, 20 से 40%, 50 से 70% वाटर सेविंग हो जाता है। 50 से 70% तक ड्रिप इरिगेशन में क्या हो जाता है, वाटर का सेविंग हो जाता है, पानी की बचत हो जाती है। और ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज इफिशियंसी अगर हम देखें तो 90% तक रहती है, 95 भी हो सकती है। सिमका ब्लासा ने इजराइल में खोजा, सब बातें आधुनिक बातें आप जानते ही हो। ठीक है, तो बगीचे के लिए सर्वोत्तम पूछे तो ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ना हो तो फिर बेसिन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑप्शन में हो तो, और हरियाली के लिए पहला ऑप्शन क्या है, स्प्रिंकलर। तो हरियाली की सिंचाई मुख्यतः हम फव्वारा विधि से करते हैं। ठीक है भाई, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी लाभ ले सकते हो। चलिए, तो ये अपना आखिरी क्वेश्चन था जो अपन ने देखा यहाँ पर। धन्यवाद।